पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में मुझे क्या दिखाई देता है, एक यहाँ पर छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप लोगों ने सुना होगा इस बारे में, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सुना है क्या? बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या बोलता है, एक पॉपुलेशन में पर थाउजेंड, बर्थ रेट में पर थाउजेंड पॉपुलेशन जो है, पर थाउजेंड पॉपुलेशन में देखते हैं हम कितने नए लोगों का बर्थ हो रहा है, उसे बोल दोगे बर्थ रेट। एंड ऐसे ही कितने नए नए लोग मर रहे हैं, उसे क्या बोलोगे, कितने लोग मर रहे हैं उसे बोलोगे आप डेथ रेट। ठीक है, यही लिखा है यहाँ भी, देखो नॉर्मल सी बात है। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको ये पूछेगा, इतना कुछ ध्यान नहीं देना है हमको कि बर्थ रेट की डेफिनेशन क्या होती है, डेथ रेट की डेफिनेशन क्या होती है। क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा, ठीक है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, देखो, एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ्स और डेथ बट अ पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट और डेथ रेट। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। दीज रेट्स एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन नंबर और इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं, एक पॉन्ड है, एक तालाब है, जिसमें टोटल कितने लोटस प्लांट्स हैं, 20, जिसमें से अब लास्ट ईयर क्या थे, 20 प्लांट्स थे, 20 लोटस प्लांट्स थे। हुआ क्या, 8 न्यू प्लांट्स ने रिप्रोडक्शन, 8 न्यू रिप्रोडक्शन हुआ और 8 न्यू प्लांट्स ऐड हुए पूरे इकोसिस्टम में, पॉन्ड के इकोसिस्टम में। तो टोटल कितने लोटस प्लांट हो गए भाई? पहले बोला कि 20 लोटस प्लांट थे, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल की मैथ्स है, मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग अगर बता सकते हो तो बताओ फिर। 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर थे, 8 न्यू ऐड हो गए, तो कितने अब टोटल हो चुके हैं? अरे ये दो ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे, सौम्या जोशी और ये राहुल। चलो, तो 28 हो जाएंगे, है ना। अब सवाल ये पूछेगा आपसे, बोलेगा कि सवाल ये बोलेगा कि अब इसका बर्थ रेट बताओ। तो बर्थ रेट में हम लोग गलती क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ वो गलती। 8 8 जो न्यू बर्थ हुआ है उसको अपॉन में रख देते हैं, अपॉन में टोटल जो है। लेकिन लेकिन आंसर क्या है, हमें अगर बर्थ रेट निकालना है इसका, तो बर्थ रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8/20, ठीक है, टोटल नहीं होगा यहाँ पर, तब जाके बर्थ रेट आएगा। और दैट इज, ऐसे ही एक क्वेश्चन है डेथ रेट में भी, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है डेथ रेट में। अब इसमें डेथ रेट का भी एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड, तो डाई कितना किया है, 4, ठीक है, 4 डाई किया है, 4 डाई किया है, कितने में से, 40 में से। तो क्या होना चाहिए हमारा, ये हमारा क्या बन जाएगा, बोलो, डेथ रेशियो, डेथ रेट, ठीक है, 0.1। तो 0.1 इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, मतलब फ्रूट फ्लाई की डेथ हो रही है पर वीक। डेथ रेट कैसे निकालते हैं और बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत? ओके, इजी। फिर नीचे मुझे कुछ ऐसा पिरामिड्स दिख रहे हैं। ये जो पिरामिड्स हैं, ये किस बारे में बात कर रहा है भाई? 3 तरह के इंडिविजुअल्स देखोगे आप किसी भी पॉपुलेशन में। एक तो जुवेनाइल होता है, रिप्रोडक्टिव होता है, सेनिसेंट होता है ना। जुवेनाइल क्या है, ऐसे ऐसे और ऐसे ह्यूमन या ऐसा पॉपुलेशन जो क्या नहीं कर पा रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप प्री रिप्रोडक्टिव में रखोगे, फॉर एग्जांपल अप टू, क्या बोल दिया जाए, अप टू 11, ठीक है, 10 ईयर्स से पहले, वो तो बच्चे हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव
11-13 से लेकर आप देखो कितना 50 के आसपास तक आप बोलोगे कि ये रिप्रोडक्टिव फेज़ है, रिप्रोडक्टिव फेज़ वाला पॉपुलेशन है हमारा। पोस्ट रिप्रोडक्टिव 50 के बाद, ठीक है, 50 के बाद जो भी पॉपुलेशन है वो बोल दोगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब रिटायर्ड फेज में जो है। अब किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी है, कौन सा पॉपुलेशन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा काम करता है, तो आप क्या बोलोगे? वेरी गुड, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा काम करेगा, है ना। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि वही मैंने आज ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था कि मोदी जी अपनी स्पीच में बोलते हैं कई बार कि हमारे देश का 70% युवा जो है वो क्या है, 70% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, एक युवा है। बाकी कंट्रीज़ में देखो आप क्या है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग बूढ़े हैं, या आप देखो बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं ये देखूँ प्री रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है उसको नीचे रख दूँ, ठीक है, उनका नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज पर हैं उनको नीचे रख दिया जाए, उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव, उसके ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो मुझे ये देखने को मिलेगा एक तरह का पिरामिड बनेगा। और ये पिरामिड क्या क्या बताएगा, उस कंडीशन, उस कंट्री की कंडीशन के बारे में बताएगा कि क्या वो कंडीशन एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है, या डिक्लाइनिंग है। एक्सपेंडिंग कब बोलोगे आप? अगर प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत कम है, और रिप्रोडक्टिव ठीक ठाक है। स्टेबल कब बोलोगे? प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल इक्वल के आसपास हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत कम है, ठीक है। और डिक्लाइनिंग कब बोलोगे आप? कि बच्चे बहुत कम हैं और रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है। इसको इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है एज पिरामिड। एज पिरामिड का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? आपसे सीधा सीधा बोलेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा तो, वैसे रेयर है कि क्वेश्चन पूछे इसमें से, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये बनाने के लिए बोला जाता है आपसे कि ड्रॉ द एज पिरामिड ऑफ एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। बना दोगे आप? ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करता है ये पॉपुलेशन ग्रोथ की, जिस पर हमें ध्यान देना है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, अब देखो कई सारी यहाँ पर डेफिनेशंस दी हैं, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं लेकिन ये हम लोगों को याद नहीं करना है, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब होता है? जनसंख्या का घनत्व, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल यूएस वर्सेस इंडिया, किसका एरिया ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे? एरिया किसका ज़्यादा है भाई? हाँ, यूएस का एरिया ज़्यादा है। अब मैं आपसे पूछूं कि पॉपुलेशन किसका ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे? इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि भीड़ ज़्यादा कहाँ होगी, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा कहाँ होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? इंडिया की, राइट। ऐसा ही अब मैंने यूएस हटा दिया यहाँ से, और यूएस हटा के क्या रख दिया यहाँ, यहाँ रख दिया चाइना। अब मुझे ये बताओ एरिया किसका ज़्यादा है, चाइना का या इंडिया का? एरिया किसका ज़्यादा है? चाइना का ज़्यादा है, चाइना का एरिया ज़्यादा है। अच्छा, पॉपुलेशन किसका ज़्यादा है, चाइना का या इंडिया का? ऑब्वियसली चाइना का ही पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब मैं आपसे पूछूं कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज़्यादा है? इंडिया का। समझ आया? क्योंकि यहाँ एरिया कम है और पॉपुलेशन उसके हिसाब से ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखो तो इंडिया नंबर 1 पर आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, या बोलो ये अपना एंड लिलिमा, मैं ये बोल रहा हूँ, सुन लो पहले, मैं ये बोल रहा हूँ, आप जवाब दो पहले, माइक ऑन करो। जवाब नहीं दोगे तो नहीं समझ आएगा। लिलिमा, जवाब दो।
एक बात बताओ, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है या इंडिया की? चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है। एरिया किसका ज़्यादा है? ओके, एरिया, हाँ, मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना का तो अब मुझे, लेकिन अगर मैं ये देखूं भीड़ के हिसाब से, एरिया और पॉपुलेशन देखूं, तो उस हिसाब से आप देखो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी लेकिन, इंडिया या चाइना? हाँ, ठीक है। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या होता है कि मान लो ये पॉपुलेशन डेंसिटी हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इस पॉपुलेशन डेंसिटी में, यानी कि इंडिया में कोई बाहर से पॉपुलेशन आता है, मतलब कि बाहर से लोग टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो इस पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ ऐड होगा या माइनस होगा? अगर बाहर से लोग लोग आ रहे हैं तो ऐड होगा या माइनस होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहीं से लोग क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, राइट। तो अब अगर लोग आ रहे हैं इंडिया में फॉर एग्जांपल किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी में, और उसको मैंने मैंने क्या बोल दिया? इमिग्रेशन, कोई दिक्कत? यहाँ से जा रहे हैं उसे बोल दिया मैंने एमिग्रेशन, कोई दिक्कत? अब वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर इस पॉपुलेशन डेंसिटी में किसी का बर्थ हो रहा है, तो इस पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड होगा। और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो, कुछ माइनस होगा या ऐड होगा? माइनस होगा, राइट। सिंपल। अब यहाँ पर बर्थ और डेथ ना बोलकर, देखो बी और डी लिखा हुआ है, लेकिन बर्थ और डेथ ना बोलकर मैं क्या बोल रहा हूँ? बर्थ को बोल दिया मैंने, बर्थ को क्या बोल दिया? नेटेलिटी। और डेथ को क्या बोल दिया है? मॉर्टेलिटी। क्लियर? तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ बन जाता है कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन होने पर, इमिग्रेशन और नेटेलिटी होने पर पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होता है? ऐड या माइनस? इमिग्रेशन और नेटिलिटी होने पर ऐड होता है, राइट। और मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन होने पर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन होने पर डिक्रीज होती है, राइट, वेरी गुड। अब यहीं से मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ। मैं बोलता हूँ, सुन लो, कि ये है एन टी प्लस वन। अब भैया ये एन टी प्लस वन क्या है? एन टी प्लस वन का मतलब है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बता रहा है ये, एन टी प्लस वन। चलो एन को मैंने यहाँ पर दिख गया ना मुझे एन, ये देखो यहाँ पर तो मुझे एन दिख गया, तो मैंने बोला एन से हम क्या डिसाइड करेंगे? एन बोलेगा ये एन हमारा है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फिर ये टी प्लस वन क्या है भैया? रुक जाओ, देखो, एन टी प्लस वन का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, प्लस वन। ठीक है, इतने टाइम पर मैं क्या देखता हूँ, क्या होगा मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी? ओके, उसको अगर मुझे पता लगाना हो कि एन टी प्लस वन पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन, तो मैं क्या करूँगा? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी को ऐड करूँगा किससे? सबसे पहले तो उनको जोड़ दिया जाएगा जो प्लस वाले हैं, है ना। अब प्लस वाले कौन कौन से हैं मेरे? कौन कौन से प्लस है? किन किन से प्लस होता है? एक तो इमिग्रेशन, इमिग्रेशन और नेटिलिटी को बी लिख दूं मैं? नेटिलिटी को एन मत लिखना, बी लिखोगे। एन से तो मैं उसको लिखता हूँ, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ, और माइनस क्या कर दिया जाएगा? माइनस वालों को माइनस कर दो। माइनस वालों में क्या लिख दिया मैंने? डी माइनस ई, है ना।
अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, देखो पढ़े थे हम भी 10वीं 12वीं में, मैथ्स वाले बच्चे। देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप लोग बताओ। हाँ लिख सकते हैं, चलो सही है फिर तो, ठीक है। चलो ये तो लिख सकते हैं। n t+1 का ये चक्कर है कि मुझे 1 साल बाद देखना है उसको, अभी जो हुआ है उसको, ठीक है, समझे। तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है ये, तो उसमें आपको वो तो जोड़ना ही पड़ेगा जो जो प्रेजेंट टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी है, और उसमें क्या करोगे, बर्थ और डेथ को जोड़ दोगे, और बर्थ और इमिग्रेशन को जोड़ दोगे, और किसको घटा दोगे, डेथ और इमिग्रेशन को, ठीक है। तो आपका क्या निकल आएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1। ये आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत है क्या, ये फॉर्मूला, बताओ। ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है क्या। क्या रिपीट करना है इसमें, n t+1 = NT+I+B-D-E। क्या रिपीट करूं अब इसमें, आई का मतलब है इमिग्रेशन, बी का मतलब है इधर बर्थ, यानी कि जो एन टी प्लस का, एन का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी, और t+1 का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1, ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो हाँ बोलो, क्या बोल गया ये, क्या, 1 साल बाद का मतलब, एक का मतलब इसने यहाँ, हाँ, हम्म, वो निकाल बाद में रहा है ना यार वो। हाँ आवाज आ रही है क्या, हेलो। अरे एक बात बताओ, यहाँ पर 1 साल का, इसका एक का मतलब हमेशा 1 साल नहीं होता, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड हो रहा है, समझो, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होगा, ठीक है, हमेशा। आपको ये +1 का मतलब क्या बताना चाह रहा है आप, मैं अगर बोलूँ पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, तो वो टाइम टी मेरा ज़ीरो भी हो सकता है, या आप बोलो वो टाइम प्रेजेंट का भी हो सकता है, लेकिन +1 और +-1 क्या जो है ये बता रहा है इस बारे में कि उसी समय पर कितने लोग इमिग्रेट हो रहे होंगे, और कितने लोगों का बर्थ हो रहा होगा, और कितने लोगों का डेथ हो रहा होगा, और कितने लोग एमिग्रेट हो रहे होंगे, इस बारे में बताता है +1, ठीक है, उसी ईयर का। अरे यार, देखो मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पर n t+1 का मतलब है, यहाँ पर nt तो मैं जोड़ ही रहा हूँ, ठीक है, nt का क्या मतलब है, टाइम, प्रेजेंट टाइम पर, टी टाइम पर मुझे क्या, कितना पॉपुलेशन डेंसिटी मिल रहा है, और यहाँ +1 इस बारे में बताता है कि साथ के साथ ये भी तो बताओ कि कितने लोग उसी समय पर इमिग्रेट हो रहे हैं, कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, कितने लोगों का डेथ हो रहा है, और कितने लोग एमिग्रेट हो जा रहे हैं, ठीक है, वो सब को इंक्लूड करता है t+1। समझ आया, उसी ईयर की बात कर रहे हैं, समझ आया, हाँ। तो आपको फिर भी, अभी भी मैं आपको ये बोलूँगा, इतना झोल में नहीं जाना, इतना डिटेल में नहीं जाना। आपको अगर नहीं भी ये बात याद रहती है तो चलेगा, वैसे मैंने बता दिया है, आपको बस क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो याद रह जाएगा कि नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपको, इतना ही इंपॉर्टेंस देना है इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो इसको, कितना इंपॉर्टेंस देना है बस, ये फॉर्मूला, NT+1 = NT प्लस इमिग्रेशन प्लस बर्थ, माइनस में जो माइनस वाले थे, माइनस डेथ माइनस इमिग्रेशन। नेक्स्ट, अब आते हैं, दो ग्रोथ मॉडल्स हैं हमारे पास। दो ग्रोथ मॉडल्स कैसे हैं, दो ग्रोथ मॉडल्स ऐसे हैं कि एक दिखाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक दिखाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ,
और एक दिखाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में शायद आप लोग पढ़ते होंगे, इक्विलिब्रियम या कुछ इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं कि एक आइडियल कंडीशन लेते हैं। आइडियल गैस जैसी कुछ चीज होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन हाँ जी भैया बोल रही है ये, नहीं होती। लेकिन हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। आइडियल जैसा कोई सिचुएशन नहीं होता कभी, है ना। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या लिया, एक आइडियल सिचुएशन लिया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। कहता है, सुनो कितना ज़्यादा आइडियल हो गया ये, सुनो। ये बोल रहा है कि मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें फूड और स्पेस, क्या बोल रहा है ये, ध्यान से सुनना, हंसी आएगी थोड़ी। कह रहा है कि फूड और स्पेस जो है वो अनलिमिटेड है। क्या कहा? फूड और स्पेस अनलिमिटेड है फॉर अ पॉपुलेशन। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है फूड और स्पेस। अब मैं बोलूं कि पूरे अर्थ को भी अगर मिला लो तो वो भी तो लिमिटेड है। एट वाइल ऑफ टाइम आप ये देखोगे कभी ना कभी तो वो ऐसा होगा कि वो लिमिटेड पड़ने लगेगा फॉर अ पॉपुलेशन, है ना। तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रिसोर्स का मतलब है यहाँ पर फूड एंड स्पेस। Availability is obviously essential for the unimpeded growth of a population. Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has ability to realize fully in its innate potential to grow in number. ठीक है, तो देखो अगर मुझे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जो इक्वेशन रहती है वो इक्वेशन क्या रहती है? इक्वेशन बनती है, सीधा सा ये इक्वेशन है, dn/dt, ठीक है, बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट, इसको मल्टीप्लाई करोगे पॉपुलेशन डेंसिटी से। अब ये बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट, सुनो, अगर मुझे ये पता लगाना हो, सुनो, मैंने क्या बोला, एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, मान लो इंडिया, इंडिया ही है, और इसमें लास्ट 1 आवर में 10 बच्चों का बर्थ हुआ है। क्या बोला? एक पॉपुलेशन है मान लो, उसमें लास्ट 1 आवर में 10 बच्चों का बर्थ हुआ है, क्लियर। और जिसमें 5 लोग मर भी गए हैं, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 लोगों की डेथ भी हुई हो। अब मुझे ये पता लगाना है कि नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हुआ है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये जो बर्थ रेट है, ये जो बर्थ हुआ है ना, इसको डेथ से माइनस कर दो, सिंपल। तो क्या आएगा, मतलब उस पॉपुलेशन में, जो भी उसका पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन में 5 का इंक्रीज हो गया है। ऐसा है या नहीं है? समझ आया? ओके, तो सिंपल है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज को डिफाइन करने के लिए b-d लगाया है, मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ देखो b-d की जगह रेट ऑफ इंक्रीज भी लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाता है, dn/dt r मल्टीप्लाई n। ठीक है, अब दोनों ही तरफ अगर आप इंटीग्रेशन लगाओगे, ठीक है, चाहे तो लगा सकते हो। इतना देखो, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये करना मत, ठीक है। बस आपको ये तो याद रखना ही है, ये वाला, ये इक्वेशन याद रखना, ऊपर वाली इक्वेशन याद रखना, ठीक है, बहुत है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये सब हुआ कैसे। इसके बाद एक और इक्वेशन दिखेगी आपको कुछ ऐसे, dn/dt। क्या इसको इधर ले जा सकते हैं क्या, और इस दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? लिमिट लगा सकते हैं, है ना। और लिमिट लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो इक्वेशन जो आएगी मेरी, वो कुछ इस तरह से आएगी, n0
एक्सपोनेंशियल आर टी। अब आपको कोई नहीं पूछेगा, यहाँ पर बायो चल रही है, आपको पता है, मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे, तो ये भी कोई नहीं पूछेगा कि इंटीग्रेट किया है कि नहीं किया है। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन आती है, ठीक है, वो आती है ये, ठीक है, वो आती है ये इक्वेशन। तो ये ध्यान रखना, आपको बस इक्वेशन याद रखनी है, 3 इक्वेशन याद रखनी है ये। और इसी इक्वेशन से पता है आपको, ये इक्वेशन बनी है इक्वेशन 2, और तीसरी इक्वेशन बनी है ये तीनों बातें क्लियर है। सेम, अगर तीनों एक ही है या नहीं है, तीनों इक्वेशन सेम है या नहीं है, सेम है, तीनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, तीनों इक्वेशन सेम बात कहता है, ठीक है, तीनों इक्वेशन सेम बात कहता है, ठीक है। और इट इज़ फॉर व्हाट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना, याद रखना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर आपसे इक्वेशन पूछे तो तीनों 1 2 3 तीनों में से कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलो, एन टी यहाँ पर, अब वो, हाँ, अब वो तो मैथ्स वालों से पूछो, ठीक है। मैंने तुम्हें जब बता दिया है, एक्सपोनेंशियल वगैरह लॉग भी लगता है यहाँ पे, दोनों तरफ लॉग भी लगता है, तभी एक्सपोनेंशियल आया है यहाँ पे। ई क्या है यहाँ पर, जब ई लग रहा है इसका मतलब द ई क्या है, बेस है नेचुरल लॉग का, है ना, ठीक है। अब वो कैसे हुआ है वो आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। चाहो तो आपको फॉर, अब देखो इसमें भी आप चाहो तो आप पूरा वो डेरिवेशन बना सकते हो, ठीक है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो देखो, तो एन टी क्या है यहाँ पर, पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम, आफ्टर टाइम टी। एन जीरो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम जीरो, ऑब्वियसली क्योंकि हमने वहाँ पर देखा था लिमिट लगाई थी, इसलिए ये दो चीज़ें आई हैं। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, अभी अभी हमने पढ़ा था, आर जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, यहाँ ऊपर दिखता है मुझे, है ना, विच इज़ बी माइनस डी। और द ई क्या है फिर यहाँ पर, ई है हमारा बेस है वो नेचुरल लॉग का, जिसकी वैल्यू होती है 2.71828। अच्छा ठीक है भाई, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी से ये बात बताई गई है कि ये कितना ज़्यादा अनलिमिटेड हो सकता है अगर हम इसको एक्सपोनेंशियली लेकर चले। तो एक्सपोनेंशियल लेने पर जो ग्राफ मुझे बनेगा, वो ग्राफ पता है कैसा बन जाएगा, ये सीधा सीधा ऊपर 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 जाता रहेगा। यानी कि शुरुआत में जब पॉपुलेशन, ये देखो शुरुआत में क्या, इधर ये वाला ग्राफ क्या बताता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, और ये क्या बताता है, टाइम। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। इतनी आइडियल सिचुएशन है कि ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन भी बढ़ती जाएगी हमेशा। लेकिन क्या कभी ऐसा पॉपुलेशन में हो सकता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज ही करती जाएगी? इसने डेथ से वाकिफ नहीं है ये, समझे, इसको डेथ जैसी कोई चीज़ नहीं पता है। डेथ नाम की चीज़ भी तो होती है, एक कॉन्सेप्ट है कि फूड, क्योंकि इसने ये बोल दिया कि फूड एंड स्पेस आर अनलिमिटेड, तो पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए इसका जो ग्रोथ का कर्व है वो कैसा जा रहा है, बिल्कुल जे कर्व बन रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, जे कर्व क्यों बन रहा है? तो आपसे अगर, आपको अगर ग्राफ बनाने के लिए बोल दे, ग्राफ बनाने के लिए अगर बोल दे एक्सपोनेंशियल कर्व, तो कैसा बनाओगे, जे कर्व बनाओगे। इज इट क्लियर? जे कर्व बनेगा किसमें, जे कर्व बनेगा हमारा जब फूड और स्पेस अनलिमिटेड होगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही एक रोचक कहानी है, कहानी सुनते हैं, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। हुआ क्या, एक था राजा और एक था मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर मतलब मंत्री, दोनों बैठ के चेस खेल रहे थे। क्लियर, दोनों क्या कर रहे थे, चेस खेल रहे थे। अब राजा, अब चेस में क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ तो अपने पास ही है, रानी वानी सामने वाले की ले लिए, अब तो जीतना अपने ही हाथ में है। तो राजा को हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। राजा ने बोला कि, राजा ने ऐसे ही फेंक दी कि भाई
भाई सुनो मंत्री, एक बात सुनो, अगर तुम जीत गए, ध्यान से सुनना, वो उसको घमंड आ गया राजा को। तो राजा ने बोल दिया कि अगर तुम जीत गए तो जो मांगोगे, ठीक है, वो दे देंगे तुम्हें। राजा ने बोला जो मांगोगे वो दे देंगे मिनिस्टर को, और राजा हार गया। ठीक है, फिर फिर अब बारी आई मिनिस्टर की, वही मंत्री थी कि क्या मांगे। तो उसने बोला कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस इतना करो कि कुछ वेट का ग्रेन्स दो मुझे। और ये जो चेस बोर्ड देख रहे हो, चेस बोर्ड में क्या देखते हो आप? चेस बोर्ड में इस तरह से, ये फॉर एग्जांपल चेस बोर्ड है, तो चेस बोर्ड में कितने बॉक्सेस होते हैं? इफ वेरी गुड, 64 होते हैं, है ना? 64 बना दो फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चेस बोर्ड है। तो उसने बस इतना बोला कि आप मुझे एक काम करो, जैसे जैसे ये है चेस बोर्ड है, इन स्क्वायर्स में मुझे क्या करो, वीट ग्रेन्स दे दो, और आपको बस 64 तक जाना है। यानी कि और जैसे जैसे आप नेक्स्ट स्क्वायर पे जाते रहोगे, वो अमाउंट ऑफ ग्रेन क्या होता रहेगा, डबल होता रहेगा। शुरुआत करो आप, चलो सिर्फ 1 ग्रेन से। 1 ग्रेन मतलब समझो एक चावल का दाना, एक चावल का दाना, समझ रहे हो? तो क्या ये पॉसिबल था, क्या ये पॉसिबल था, आप लोग मुझे बताओ, कि वो राजा 64 तक पहुंच पाता? क्या ये पॉसिबल है 64 तक जाना? नहीं है पॉसिबल। वन, जैसे ये कहना चाह रहा है यहाँ तक 1, यहाँ एक भाई आपको लग रहा होगा चावल का दाना ही तो है, 64 तक जाने में क्या दिक्कत है, पैसे थोड़ी मांगे हैं। बट फिर भी आप ये देखो, डबलिंग ईच टाइम प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ wheat on next square until all the 64 square were filled. The square accepted the seamlessly silly bet and started the game, but unlikely for him, the minister won. The king felt that fulfilling the minister bet was so easy. राजा को लगा भाई ये बात तो बहुत इजी है। उसने फर्स्ट स्क्वायर में सिंगल ग्रेन रखा, और इसी तरह से चलता गया जैसा मिनिस्टर ने बोला था। बट बाय टाइम ही कवर्ड हाफ द चेस बोर्ड, हाफ चेस बोर्ड तक ही पहुंचा था वो, मतलब 32 खानों तक ही पहुंचा था वो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या, कहाँ तक पहुंचा था वो? 32 ही कवर किए थे उसने, डबल करते करते। और उसको ये पता चला कि पूरा का पूरा जो उसका किंगडम है, पूरा का पूरा जो उसका साम्राज्य है, उसमें जितना भी सब राइस था वो सब खत्म हो चुका है। समझ आया? इसको बोलते हैं मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट, सुना होगा शायद आपने, कंपाउंडिंग। हाँ, तो वो 64 तक पहुंचता, वो आधे में ही 32 तक आते आते उसके किंगडम का सारा जो भी अनाज था वो खत्म हो गया था। और शुरुआत सोचो उसने किससे की थी? शुरुआत उसने की थी सिर्फ और सिर्फ 1 ग्रेन से, है ना? अब ये कहना क्या चाहता है? कि कहना ये चाहता है कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फूड और ग्रेन अनलिमिटेड हो विद इंक्रीज इन, स्टडी इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन स्टडी इंक्रीज हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अनलिमिटेड फूड और ग्रेन पॉसिबल हो, विद एग्जांपल ऑफ पैरामीशियम। फॉर एग्जांपल, एक दिन अगर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है पैरामीशियम का, तो अगले दिन 2 होगा। ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। ठीक है, अगले दिन 2 ग्रो करेगा, और ऐसे 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 तो डेज तो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो आप क्या सोच रहे हो, फूड और स्पेस घटेगा या नहीं घटेगा? फूड एंड स्पेस का अमाउंट डिक्रीज होगा या नहीं होगा? होगा। और अगर फूड और स्पेस कम होगा, तो अब फूड और स्पेस फॉर एग्जांपल लिमिटेड है, तो इनसफिशियंसी देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी, तो मारा मारी होगी, तो
लोगों की डेथ होगी या नहीं होगी? होगी, एंड दैट इज द रियलिटी। ठीक है, तो यहां पर उस रियलिटी को कवर किसने किया है? लॉजिस्टिक ग्रोथ ने। यहां पर ये बोलता है कि नो पॉपुलेशन, कोई भी ऐसा पॉपुलेशन नहीं है इन नेचर दैट हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो बोलता है कि जो फिट रहेगा उस इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर एक चीज़ इसने बहुत अच्छी बोली है, वो बोला है कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, जिसको के से डिनोट किया है। कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है? बोलना चाहता है कि जितना बड़ा, इतना बड़ा मान लो अगर कोई इकोसिस्टम है तो इट कैन विद होल्ड 10 नंबर ऑफ स्पीशीज। ये कितने, अब इतना, ठीक है, कितने, अब मान लो इतना बड़ा घर है तो इसमें बोल रहा है कि 10 लोग रह सकते हैं। ठीक है, 11 आ जाएंगे तो किसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन क्या और बढ़ जाएंगे, मान लो और 10 आ गए, क्या यहाँ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है? इस घर की, घर से मेरा क्या मतलब है? घर से मेरा है इकोसिस्टम मतलब है। तो इकोसिस्टम मतलब है घर से, यानी कि इस यहाँ पर इस रीजन में इस इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं विद होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है? 10 कैपेसिटी है। लिमिटेड है, लेकिन यहाँ कितना दिखाया है मैंने, जो आर्टिफिशियल यहाँ पर 10 है ना, 10 है, राइट। ओके, तो यही बोलना चाह रहा है कि हर इकोसिस्टम की अपनी एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होता है जितना वो विद होल्ड कर सकता है अपने रिसोर्सेज के साथ में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया भी है, ठीक है, इंडिया भी है, इंडिया भी है, तो ये भी एक तरह का इकोसिस्टम ही है। तो ये यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि पॉपुलेशन बढ़ता जाए, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता रहे, तो कोई भी इंडिया से मैं बढ़कर अब कहाँ चला गया, फॉर एग्जांपल अर्थ में, तो अर्थ में भी ऐसा पॉसिबल है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होता रहे। अर्थ तो बहुत बड़ा है भैया, आप पॉपुलेशन कितना भी बढ़ा लो, रिसोर्सेज ख़त्म थोड़ी होंगे। नहीं, ऐसा हो सकता है क्या कि कितना भी पॉपुलेशन बढ़ा लो कभी रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होंगे? बताओ, बोलो, रिसोर्सेज ख़त्म होंगे या नहीं होंगे? होंगे रिसोर्सेज ख़त्म। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि चाहे कितनी भी बड़ी पॉपुलेशन हो, कितना भी बड़ा कंट्री हो, कितना भी बड़ा आप देखो अर्थ ही क्यों ना हो, ठीक है, उसके पास एक इनफ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होता है। अगर जिसके आगे आप अगर जाओ तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोल रहा है अ गिवन हैबिटेट, कोई भी गिवन हैबिटेट हो, उसके पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। अगर उसके आगे जाओ तो कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। एंड दिस दिस इज़ नोन एज कैरिंग कैपेसिटी, जिसको आप के से डिनोट करते हो। और यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो इक्वेशन थी वो क्या बन रही थी, यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी का कोई जिक्र ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही थी वो क्या बन रही थी, डी एन बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू आर एन। आर क्या है यहाँ पर, बी माइनस टी। ठीक है, तो देखो यहाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ किस बारे में बात कर रहा है? लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलता है यहाँ पर के भी आएगा, यानी कि डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। तो है, आर एन तो पहले भी था कि नहीं था? ये तो ये सेम मैं लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ? ये पहले वाला एक्सपोनेंशियल वाला है या नहीं है? ये तो एक्सपोनेंशियल वाला ही इक्वेशन है, बस इसमें इसने चेंज क्या किया, लॉजिस्टिक में कैरिंग कैपेसिटी ऐड कर दिया, बस। समझ आया? कैरिंग कैपेसिटी यहाँ ऐड हो गया। क्लियर है? के माइनस एन अपॉन में के, और के क्या है यहाँ पर,
कैरिंग कैपेसिटी है। क्लियर, कैरिंग कैपेसिटी है। ओके, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो क्या ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ बनेगा सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व बहुत पढ़े होंगे आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा है सिग्मॉइड कर्व के बारे में। एस करके ऐसा बनता है, वहां कैसा कर्व बन रहा था, एक्सपोनेंशियल कर्व कैसा बनता है, जे कर्व, जे कर्व। यहां कर्व कैसा बन रहा है, सिग्मॉइड। अब इस सिग्मॉइड कर्व को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। देखो, सिग्मॉइड कर्व को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ये भी पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। क्या पढ़ा था, हाँ पढ़ा ही होगा यार। हाँ पढ़ा होगा, मैं बोल तो रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 फेज देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 फेज क्या है वो, एक तो है शुरुआत वाला जो फेज है उसे बोलते हैं लैग फेज। उसके बाद एक फेज आता है जिसे बोलते हैं लॉग फेज। लैग फेज, लॉग फेज, और फिर उसके बाद एक फेज आता है जिसे बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ठीक है, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। अब ये क्या होता है सुन लो ध्यान से। लैग फेज की अगर मैं बात करूं तो लैग फेज में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। सुनो, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, बहुत कम पॉपुलेशन है ना। देखो, लैग फेज में पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है कि नहीं है, 0 के आसपास है, 0 1 2 ऐसा पॉपुलेशन होगा। तो और देखो, पॉपुलेशन तो कम है, इनके हिसाब से 1 2 पॉपुलेशन है, मान लो 1 2 पॉपुलेशन है, और उनके सामने पूरा का पूरा फॉरेस्ट है। तो उनके लिए तो, अब देखो उस समय पर पॉपुलेशन कम है तो ग्रोथ क्या होगी, बहुत कम होगी या नहीं होगी, ग्रोथ होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, कम होगी, ग्रोथ रेट बहुत कम होगा। अब धीरे धीरे क्या होगी, ये ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ ग्रोथ बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, किसमें, लैग फेज में बहुत धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रही है। इस धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ने का क्या रीज़न है, धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ने का ये रीज़न है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ही बहुत कम है। हाँ, पॉपुलेशन ही बहुत कम है, इसीलिए आप देख रहे हो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ देखूँ, नेक्स्ट वाला फेज जो है वो क्या है हमारा, नेक्स्ट फेज है हमारा, नेक्स्ट फेज स्टेशनरी फेज है, नेक्स्ट फेज है स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज में ये वाला जो फेज है, ठीक है, यहाँ पर तो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट फेज जो है स्टेशनरी फेज, सॉरी स्टेशनरी नहीं है, लॉग फेज है ना यार, स्टेशनरी कौन बोल रहा है, लॉग फेज में, लॉग फेज में देखो कितनी रैपिड ग्रोथ हुई है कि नहीं, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो गई है। क्यों, रैपिड ग्रोथ होने का क्या रीज़न है, रैपिड ग्रोथ इसलिए हुई यहाँ पर क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन हो चुकी है, और यहाँ पर इनके लिए फूड और स्पेस भी एडिक्वेट मात्रा में है, बहुत ही इक्वल अमाउंट में इनको फूड भी मिल रहा है और स्पेस भी मिल रहा है। तो अब पॉपुलेशन रैपिड इंक्रीज होगा या नहीं होगा, हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो इसको ऐसे देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एक 10 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है मान लो, और उसमें पूरा जंगल ही जंगल है, सब कुछ रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब यहाँ पर फूड भी है, रिसोर्सेज भी है, और पॉपुलेशन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 10 लोग रहते हैं, ठीक है, मैन एंड वुमेन प्लस पॉपुलेशन। एक साल में कितनी ग्रोथ होगी, एक साल में, एक साल में इनकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ सकती है, आइडिया लगाओ। इस 10 किलोमीटर एरिया में एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, बताओ भाई।
बहुत कम, फिर भी आइडिया लगाओ क्या बढ़ सकते हैं ये लोग, एक साल में कितनी ग्रोथ हो सकती है, और क्या बढ़ जाएगी 20 के आसपास। हाँ ऐसा ही 10 15 20, ठीक है, बहुत कम ग्रोथ हो रही है। अब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आगे लेकर चल रहा हूँ आपको, 10 साल बाद लेकर चल रहा हूँ, 10 साल बाद लेकर चला, ठीक है, 10 साल बाद। इनके लिए क्या था, क्या इनके लिए फूड और रिसोर्सेज की 10 किलोमीटर एरिया में ये जो 10 लोग रहते हैं सिर्फ, इनके लिए फूड और रिसोर्सेज की कोई कमी थी क्या? नहीं, बहुत फूड है, बहुत रिसोर्सेज है, बहुत एरिया है। ये अभी भी क्या है, 10 किलोमीटर एरिया ही है, 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ। अब पॉपुलेशन 10 साल बाद पता है क्या हो चुकी है, 500। यहाँ पर क्या हो चुका है, 500। 500, अभी भी मैं एक ही साल का टाइम ले रहा हूँ। 500 से नेक्स्ट ईयर में कितनी ग्रोथ हो जाएगी पॉपुलेशन, नेक्स्ट ईयर बताओ। चलो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, 700 800 तो हो ही जाएगी ग्रोथ पॉपुलेशन, है कि नहीं है? 700 पॉपुलेशन, वहाँ देखो 20 और यहाँ देखो 700, रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब भी क्या है, फूड और एरिया में कोई कमी आई है क्या 10 साल बाद भी? बताओ, फूड और एरिया में कोई कमी? इन 500 लोगों के लिए फूड और एरिया में कोई कमी नहीं थी, तभी तो ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, है कि नहीं है? बताओ। लेकिन और 10 साल बाद देखूं तो ये 700 से 7,000 होने लगेंगे। तो 7,000 जब होने लगेंगे और 10 किलोमीटर ही एरिया है, तो अब क्या फूड और रिसोर्सेज लिमिटेड रहे? अब इनको इनको पूरे पड़ेंगे या? बताओ, एडिक्वेट रहेगा? नहीं। तो आप बोलोगे लोग मरने भी लगेंगे, लोगों में कई तरह की डिजीज होने लगेंगी, कई सारी चीज़ें होने लगेंगी, जिससे कि ऊपर कर्व नहीं जाएगा, अब कर्व क्या रहेगा, स्टेशनरी। यानी कि लोगों की डेथ, बर्थ तो होगा लेकिन डेथ भी होगा। तो अब नेक्स्ट देखो, अभी क्या हो रहा था इस फेज में, लॉग फेज में क्या हो रहा था, एक ग्रोथ हो रहा था जिसे आपने बोल दिया लॉग फेज। नेक्स्ट क्या बोल दिया आपने, स्टेशनरी फेज। क्या बोल दिया, स्टेशनरी फेज में क्या रहेगा, एकदम स्टडी ग्रोथ। ऐसा बहुत कर्व देखा होगा आपने, क्लियर है? हेलो, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया किसके बारे में, दोनों तरह के मॉडल समझ आ गए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी समझ आ गया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया, और क्या समझ आ गया है, और हमको यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी समझ आ गया है। एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक्सपोनेंशियल एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर फूड और एरिया क्या है, अनलिमिटेड है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम एक रियलिस्टिक सिचुएशन लेकर चल रहे हैं जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, और हमेशा एक इकोसिस्टम के, एक हैबिटेट के पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और दोनों की इक्वेशन में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ हम कैरिंग कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, दैट इज के माइनस एन अपॉन के, और इस तरह से कथा समाप्त। मिलते हैं कल क्लास है। राधे राधे।